जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। और अपने वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम भी आपको रोज़ क्लास देते रहे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए सर का क्लास चालू हो गया है, जुड़ जाइए। ये हमारा क्लास DMLT हो, पैरामेडिकल हो, ड्रेसर हो, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, नर्सिंग और साथ साथ में 12th बायोलॉजी में जो ब्लड है, तो उन सब को कंबाइन करके ही ये क्लास है। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी कोर्सेज में इस तरह का क्लास का महत्व है। अब इससे पहले हमने RBC पढ़ लिया है, WBC कल हमने पढ़ा है, प्लेटलेट्स थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ लिया है वैसे, और प्लाज्मा पढ़ लिया है। तो आज जो हमारा सेशन चालू होगा लिम्फोसाइट के बारे में होगा। मोनोसाइट तक हम कल हो गए थे फ्री, तो आज से क्या पढ़ेंगे? आज से हम जो पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही लिम्फोसाइट क्या है, ठीक है, ग्रानुलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट, ठीक ना। तो सबसे पहले आज जो है हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट कितना इसका आकार होता है? 7 से लेकर 12 म्यू इसका म्यू एम है ना, माइक्रोमीटर इसका जो है क्या होता है, आकार होता है, ठीक है, साइज होता है। और ये क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स में सहायता करता है। तो लिख लीजिए इसको, पहली लाइन को, लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल द बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन, बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन। कहीं न कहीं ये इम्यून यानी प्रतिरक्षा की सुरक्षा के लिए ये होता है शरीर में। और मात्रा कितनी होती है भाई इसकी? लिम्फोसाइट जो है ना, उसकी टोटल ब्लड में 1% मात्रा होती है, यानी सर्कुलेट जो ब्लड हो रहा है उसमें कितनी मात्रा है? 1% इसकी मात्रा होती है। और ये लिम्फोसाइट जो है कहीं कहीं मिक्स कर लेता है, यानी मिक्सिंग कंटेन, किनके कंटेंट को? कंटेंट विथ फॉरिजन, यानी बाहर की जो कोई एंटीजन है उसको क्या कर लेता है? मिक्स कर लेता है, अपने में घोल लेता है, ठीक है। इस तरह से इसका जो है लिम्फोसाइट को आगे 2 भागों में बांटा जाता है लिम्फोसाइट को, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है T लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक जो लिम्फोसाइट होता है उसका नाम होता है B लिम्फोसाइट, ठीक है, B और T। अब B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट की बात करेंगे, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट की बात करेंगे। T4 जिसका फॉर्मेशन या मैचुरेशन यानी वयस्क या मजबूती बनना, या इस तरह से कह सकते हैं इसको, वो कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। बी लिम्फोसाइट का कहाँ होता है? बोन में। तो बी बोन से नाम हो गया, टी थाइमस ग्लैंड से हो गया। थाइमस ग्लैंड ऐसी है जो उम्र बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो छोटी होती जाती है, अंत में समाप्त हो जाती है। तो अब एक एक के बारे में देख लीजिए। टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले टी, तो
टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। तो इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे, तो लिखो पहले लाइन ही लिखो टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो पहला लाइन लिखेंगे मेच्योर कहाँ होती है, मेच्योर ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है, कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड में होती है। और इसीलिए इसको कहता है क्या, इट इज, और उसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, साइट, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में इनका निर्माण होता है, यानी टी यानी थाइमिस, तो टी मीन्स लिम्फोसाइट, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट इसका नाम दे दिया। अब कहोगे कि सर और कुछ काम है क्या इसका, बिल्कुल ही है, जो है हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में काम आती है। सर इसके भी टाइप है क्या, बिल्कुल है, इसके ये सोल्जर की तरह तो कार्य करती है, आपको पूरा WBC में बता दिया वो तो सब। और टोटल जो लिम्फोसाइट है उसका ये टोटल 75% है, टोटल जो लिम्फोसाइट है उसका कितना परसेंट है, 75% होती है। कौन, जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, और बी और टी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टी का जो है मात्रा होता है, कितना होता है, 75% होता है। अब टी लिम्फोसाइट के भी प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स, इसके कितने टाइप है, 4 टाइप है। कौन कौन से हैं, तो भाई पहला जो टाइप है ना उसको हेल्पर टी सेल के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, हेल्पर टी सेल, या इसका दूसरा नाम होता है CD4, ठीक है, CD4 सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, CD4 टी सेल इसके नाम से भी जाना इसको जाता है। और भी कोई है क्या, बिल्कुल है भाई, दूसरा जो है उनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक, ठीक है, क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक। तीसरे प्रकार की जो है उनको क्या कहते हैं, सप्रेसर, क्या कहते हैं, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और चौथी जो है उनको कहते हैं मेमोरी टी लिम्फोसाइट, ठीक है, मेमोरी वाली। और ये इस तरह से इनके 4 प्रकार है, एक एक को देख लेते हैं, क्या क्या इनका रोल है, कैसे कैसे इनका रोल होता है। सबसे पहले हम हेल्पर सेल या CD4 सेल की बात कर लेते हैं। देखिए CD4 सेल सबसे महत्वपूर्ण इनमें काम होता है। CD4 सेल का क्या महत्वपूर्ण है, अगर संख्या घट जाए तो भाई एड्स हो जाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जिसके वजह से HIV के पेशेंट में जो है ये आराम से जो है कि संख्या घटती है और इम्यूनिटी सिस्टम HIV पेशेंट का कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। टी जो है लिखिए, हेल्पर में हेल्पर सेल्स, हेल्पर या इनको क्या कहते हैं, CD4 टी लिम्फोसाइट, ठीक, टी सेल, ठीक है, टी सेल, ठीक है ना, इसको और लगा दो ना, दोनों एक ही के नाम है। अब जब इसमें हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, टी सेल पॉजिटिव रेस्पॉन्स एड्स, ठीक है, CD4 काउंट से HIV का पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति में HIV पॉजिटिव है तो उसका पता लगाया जाता है। टी सेल पॉजिटिव रेस्पॉन्स एड्स, ठीक है, एंड स्टार्ट ART का मतलब होता है एंटी
वायरल थेरेपी, ठीक है, ये उसको दी जाती है, ठीक है। एंटी रिट्रो का मतलब होता है परिवार, ठीक है ना, इस तरह से। यानी अगर CD4 सेल का काउंट कितने से नीचे आ जाए, लिखिए कब दी जाएगी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, कब दी जाएगी, व्हेन द CD4 काउंट कितने से कम आ जाए, बिलो 200 से कम आ जाए, 200 सेल्स पर mm³, इससे कम हो जाए तो क्या देंगे, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर CD4 सेल की काउंट 200 से कम आ जाए तो उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देना होता है। ये पॉजिटिव इफेक्ट, यानी उसका टेस्ट जब करते हैं तो इसके CD4 सेल का काउंट कितना है, 200 से कम, तो उसको कौन सी थेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। अब कहोगे सर नॉर्मल कितना होता है ये सेल, भाई नॉर्मल सेल है ना, कौन सी, CD4 सेल, तो यहाँ नॉर्मल सेल कौन सी सेल, CD4 सेल कितनी होती है भाई, इनकी जो संख्या होती है ना, ये 500 से लेकर जो है 500 से 1500 जो है सेल्स mm³ ये हो सकती हैं। अगर कोई पूछे तो एग्जैक्ट आंसर मतलब कितना है, एवरेज पूछे तो भाई एवरेज पूछे ना तो 950 इसको कर देना, ठीक है, सेल mm³, ये इसका नॉर्मल काउंट है। इस तरह से जो है ये हमारा पॉजिटिव इफेक्ट को बताती है। और ये जो है कोई भी फॉरिन बॉडी यानी बाहर से कोई शरीर में एंट्री कर जाता है तो उसका इन्फेक्शन के प्रभाव को भी ये बताती है। लड़ती है, मार नहीं पाती है, रेस्पॉन्स कम करती है तो आगे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और HIV के पेशेंट में इसमें जो हेल्पर सेल है, ये टी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है हेल्पर सेल, यदि इनकी संख्या घट गई तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है HIV पॉजिटिव है, ठीक है। CD4 सेल की काउंट कितनी हो जाए, 200 हो गई तो समझ लीजिए वो HIV पॉजिटिव है। यदि नॉर्मल कितनी होती है भाई, नॉर्मल जो है ना एवरेज देखे तो होता है कितना बताइए, 950, और वैसे 500 से 1500 के बीच में ये होती है। अब साइटोटॉक्सिक C सेल, ठीक है, ये दूसरा प्रकार है टी लिम्फोसाइट का, और जिसको कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। अब जब इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय करता है, सबसे इसका मेन काम क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है आक्रमण करता है बॉडी पे, तो उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय ये कर देती है। और कहाँ करती है, साइटोप्लाज्म में, destroyed by lysosomal एंजाइम, ठीक है। क्या करते हैं, लाइसोसोम एंजाइम्स की मदद लेके ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करता है तो उसको खत्म कर देती है। कौन, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये टी लिम्फोसाइट का ये प्रकार है। फिर तीसरा नंबर पे जो सप्रेसार टी सेल आते हैं, सप्रेसार टी सेल, ये क्या करती हैं भाई, ये मारती नहीं, केवल क्या करती है, सप्रेस कर देती है कोई भी फॉरिन बॉडी को, दबा देती है ना। इट
सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती हैं, ये जो सेल है किसी भी बॉडी फॉरिन बॉडी के जो वर्क है उसको दबा देती है, यानी उसको इफेक्ट होने से नहीं ज़्यादा प्रभावित होने देती। फिर एक होती है मेमोरी टी सेल। देखिए मेमोरी का मतलब क्या है, याददाश्त, ठीक है ना। तो ये ऐसी सेल है, ये क्या करती है, इट रिमेन, इसमें पहले से ही ऐसा सूचना मौजूद होती है, इनटू लिम्फोइड टिश्यू, है ना, एंड कीप्स मेमोरी किसके प्रति, फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। ये पहले से ही क्या रहती है, इसके पास ऐसी मेमोरी मौजूद रहती है और ये नेक्स्ट टाइम उससे लड़ती है। इन द नेक्स्ट टाइम बाय सेम ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब इसका है, इसमें इस तरह की मेमोरी है। एक बार जब इन्फेक्शन हो गया, शुरू में कभी इन्फेक्शन आया तो उसमें उस फॉरिन बॉडी के प्रति कुछ जो उसके लक्षण हैं वो कैसा है, क्या है, उसको ये अपने आप में क्या रख लेती है, मेमोरी उसका रख लेती है। पर अब जब कभी दोबारा उसी तरह का ऑर्गेनिज्म आता है तो तुरंत वो क्या करती है भाई, रिएक्ट करती है और शरीर का बचाव करती है। ऐसा काम हमारी मेमोरी सेल जो है करती हैं। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा दिया, इसमें हमने भाई बहुत कुछ पढ़ा दिया है, वैसे आपको जितना आप याद कर सकोगे। अब बी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट नाम क्यों दिया, अरे भाई इसलिए दिया कि वो बोन से बनती है। बोन से बनती है तो क्या सर हमेशा बनती रहती है कि बिल्कुल बनती रहती है। जब ब्लड ही पूरा वहाँ से बनता है, कहाँ से, बोन मैरो से ही बनता है, बोन से बनता है ना। ब्लड का बनना क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। और हीमोपोइसिस कहते हैं ब्लड के बनने को, है ना। और तीनों इरिथ्रोपोइसिस, हाँ, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस, इनका नाम इस तरह से इनको दिया जाता है। अब बी लिम्फोसाइट की बात हम करते हैं, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट का जो है लिख लीजिए यहाँ पहला लाइन, मैच्यूरेशन या फॉर्मेशन इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना, सॉरी, इन बोन मेरो। थाइमस ग्लैंड में किसका होता है, टी का होता है, ठीक है ना। बोन मेरो, बोन मेरो में होता कब है, आफ्टर बर्थ, ये ध्यान रखना, आपको बता रखे हैं। और दूसरा इसका और क्या खासियत है, या इसको बी सेल के नाम से भी जानते हैं, बी सेल्स, ठीक है, अदर नाम इसको शॉर्ट में बी सेल भी कहा जाता है। और ये क्या करती है भाई, रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता कहीं न कहीं इसमें ये पाई जाती है। और इसी से बनता है एंटीबॉडी, या कहे इम्यूनोग्लोबिन। बाई एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यून क्या है, इम्यून का मतलब है इम्यूनिटी, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। ये ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ बनता है या कहाँ रहता है, ये प्लाज्मा में रहता है, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन।
अब कौन कौन सी बी लिम्फोसाइट से ये सब बनती है, या रेसिस्टेंस पावर जो हमारे एंटीबॉडी की होती है वो बी लिम्फोसाइट से बनती है। ठीक है, और एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन सी बनती है, देखिए प्लाज्मा सेल से कुछ बनती है, कुछ मेमोरी सेल से बनती हैं। और इसमें जो है प्लाज्मा सेल से जो बनती है, प्लाज्मा इम्यूनोग्लोबिन किस में होता है, प्लाज्मा में होता है ना, तो इसलिए प्लाज्मा सेल से बनती है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी बनती है, IgG। ठीक है ना, फिर कौन कौन सी बनती है, IgM। ठीक है, और कौन सी बनती है, IgE बनती है, और कौन सी बनती है, IgD बनती है। ठीक है, ये इनके नाम है। और साथ में और क्या बनता है इससे, और भाई मेमोरी सेल भी बनती है। ठीक है ना, मेमोरी सेल भी इससे बनती है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा जो मेन पोर्शन है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का ये हुआ है। एड्स के रोगी में जो जांच करते हैं उसको क्या कहते हैं, एलिसा कहते हैं। ठीक है, एलिसा टेस्ट भी उसमें किया जाता है। ठीक है, अब HIV क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा गहरा नहीं देखना, वहाँ CD4 सेल की काउंट घटती है, इसलिए हम CD4 सेल के बारे में लिखवाए हैं। अब कहोगे कि सर WBC जैसे RBC चढ़ा सकते हैं, हाँ प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, क्या WBC भी चढ़ती है क्या, भाई चढ़ती है। कब चढ़ती है, अरे जब जो है ना कोई भी एंटीबायोटिक उसके काम नहीं करे, या एंटीबायोटिक के प्रति उसमें क्या आ जाए, रेसिस्टेंस पावर उसमें आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, उसको WBC चढ़ाई जाती है। तो देख लीजिए WBC। ठीक है, और इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। कितनी होती है, वैसे देखिए कई बुक में 8000 दे रखा है, पर बाकी वास्तविकता तो ये 4000 से लेकर 11000 तक, ये भी आंसर इसका। ठीक है ना, ये है। जैसे WBC का वैल्यू कम हुआ तो चढ़ा सकते हैं ना, ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ WBC, यानी WBC की मात्रा कम हो गई तो चढ़ा सकते हैं। और इसको आल्सो नॉन एज, इसको क्या कहा जाता है, किसको, WBC की संख्या कम होती है उसको क्या कहते हैं, आल्सो नॉन एज न्यूट्रोपीनिया। क्या कहा जाता है, न्यूट्रोपीनिया इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कोई भी एंटीजन जो है जब एंट्री कर जाता है, कहाँ पर कर जाता है, बॉडी के अंदर। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंट्री करता है तो क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, सीधा सा है। और जब इन्फेक्शन करता है तो फिर क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है, यानी दोनों लड़ती हैं आपस में। अब जब लड़ती हैं और एंटीबॉडी अपना काम नहीं करती या अपनी क्षमता खो देती है, तो फिर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, यदि अब एंटीबॉडी किल हो गई, उसकी एंटीबॉडी कमज़ोर हो गई, ठीक है, और किल बाय एंटीजन के द्वारा, देन कोज डिजीज। जब तक हमारी एंटीबॉडी काम कर रही है ना, तब तक हम बीमार नहीं होते। यानी समझ लीजिए WBC का कम होना क्या कहलाता है, न्यूट्रोपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रोपीनिया कहलाता है। ठीक है, और एंटीजन कोई भी जब बॉडी में एंट्री करता है तो क्या फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई एंटीजन बाहर से आता है, रोगाणु आता है, तो एंटीबॉडी उससे लड़ती है। अगर एंटीबॉडी मर जाती है, किसकी से लड़ने में कमज़ोर हो जाती है, एंटीजन से, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है। यानी जब एंटीबॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती या किल हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और अब जब एंटीबॉडी उसमें मर गई या काम अच्छे से नहीं कर रही,
तो डॉक्टर उसको क्या देता है, दवा दे रहा है, यानी उसको दे रहा है एंटीबायोटिक दे रहा है, फिर भी उसमें कोई जो है प्रभाव नहीं आ रहा, तो WBC फिर वो चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है कि भाई जो हम डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है ना मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन, जो दे रहा है हमको एंटीबायोटिक, वो तभी काम करती है जब हमारी एंटीबॉडी मजबूत है या काम कर रही है। अगर एंटीबॉडी काम नहीं कर रही है तो कितना भी एंटीबायोटिक दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होता। यानी कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक थेरेपी। और अब एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहा है और उससे क्या नहीं हो रहा, एंटीबॉडी नॉट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यानी अब एंटीबॉडी उसमें है नहीं, बिल्कुल मर गई, काम नहीं कर रही, एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है तब भी काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करेंगे, हमारा एंटीबॉडी काम नहीं कर रहा, तो हम क्या नहीं हो रहे, स्वस्थ वापस से नहीं हो रहे, या कहेंगे नॉट इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य में क्या नहीं, स्वास्थ्य में कोई तरह का जो है क्या नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट, तो फिर क्या देंगे, देन गिवन WBC, तो उस समय WBC उसको दी जाती है, ठीक है। कई बार न्यूट्रोपीनिया कब हो जाता है, फीवर के अंदर हो जाता है, न्यूट्रोपीनिया फीवर, ठीक है, यानी WBC की काउंट कम हो जाती है, और इस समय क्या हो जाता है, देन इन्फेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब कहोगे सर जैसे आपने बताया होल ब्लड 1 यूनिट में 350 होता है, RBC 250 होता है, तो WBC कितना होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, WBC 1 यूनिट WBC, तो 1 यूनिट WBC में होता है 400 ml, कितना होता है, 400 ml होता है। सर इसको कितने दिन रख सकते हैं, भाई जिस तरह ब्लड को हम RBC को 35 दिन तक रख रहे थे, तो इसको हम जो है 13 दिन तक ही रख सकते हैं, ठीक है, जीवन काल कम होता है, जिस दिन लोग उस दिन ही मर जाते हैं, पर इसमें पदार्थ मिलाकर जो है रखा जाता है। इन्फ्यूजन, अगर इन्फ्यूज कितने देर में कर सकते हैं, इन्फ्यूजन टाइम, ठीक है, जैसे RBC को कर रहे थे 2 से 4 घंटे में, तो इसको कितने देर में कर देना है, 1 घंटे में इसको चढ़ा देनी है, किसको, WBC को। स्टोरेज कितने टेम्परेचर में रखेंगे, भाई स्टोरेज जो है ना, इसको केवल और केवल 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इसको स्टोर रख सकते हैं। और क्या फंक्शन है, इसका और भी कोई फंक्शन है क्या, भाई बिल्कुल है, इसका और भी फंक्शन है, ये कहीं न कहीं जो हमारा जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें भी ये मदद करती है, कौन करती है, WBC मदद करती है। तो शरीर में WBC बढ़ जाए तो भाई कैंसर भी हो जाता है, जितनी आवश्यकता है उतनी होनी चाहिए। बीमारी की परिभाषा ये है, या तो कोई पदार्थ बढ़ जाता है या कोई पदार्थ घट जाता है। इलाज की परिभाषा भी यही है, घटे हुए को बढ़ा दो और जो बढ़ा था उसको घटा दो, तो वो क्या हो गया, ट्रीटमेंट। फंक्शन की देख लो, और क्या फंक्शन है, फंक्शन की बात करते हैं तो हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड को कहीं कहीं जमने में मदद करती है, ठीक है। और कहाँ कुछ इंडिकेशन इसका देखें, दिशा निर्देश, ठीक है, जैसे ही इनकी काउंट कम होती है, लेवल
ये ठीक है, छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है। और किसी व्यक्ति में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, WBC का, तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है ना, लिम्फोसाइटोपेनिया जो अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति में कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना होती है। अब हमने ये टॉपिक इसमें करा दी हैं। अब हम थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, है ना, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक है, थ्रम्बो अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कितना होती है नॉर्मल प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, कोई बताएगा? कमेंट कीजिए, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होती है। हाँ, लाख में होती है, इतना हम बता देते हैं। कितना होती है? 1.5 लाख से ऊपर होती है। अब कब कितनी कम हो सकती है प्लेटलेट्स? भाई सबसे कम प्लेटलेट्स होती है डेंगू में। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स का संख्या घट जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स का संख्या कब घटता है? डेंगू के फीवर में जो है प्लेटलेट्स का संख्या घट जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स ब्लड जमाने में भी काम आती है, क्लॉटिंग में भी काम आती है, ठीक है। इस तरह से प्लेटलेट्स का जो वर्क है वो देख लेते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है, कितना संख्या होती है? जो है 1.5 लाख से ऊपर होती है, ठीक है ना। और आगे जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बाद में और कौन कौन सा टॉपिक अभी हमारा बच रहा है इसमें, प्लाज्मा हमने थोड़ा बता दिया है, प्लाज्मा के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का जब हम, एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गया, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। प्लेटलेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो डेंगू में ये कम हो जाती हैं। बाकी प्लेटलेट्स जो है ज़्यादा भी बेकार है और कम भी बेकार है, तो लिख लीजिए प्लेटलेट्स कौन सी बीमारी में कम होती हैं? ये जो है डेंगू में। डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, उस लेवल को कम होने को क्या कहते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसको कहा जाता है। प्लेटलेट्स का कम होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखिए कब होता है भाई? डेंगू में होता है, ठीक है ना, डेंगू में कम हो जाती है। कौन हो जाती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है। डेंगू बुखार जो होता है उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ब्लड कैंसर के समय कम हो जाती है। ब्लड कैंसर जो होता है तो ब्लड कैंसर में भी कम होती है। और कब कम होती है भाई? और भी कारण हैं, तो कीमोथेरेपी जब चलता है तो उस समय भी हो जाता है। कीमोथेरेपी यानी वही कैंसर का इलाज, ठीक है ना, उसमें भी कम हो जाती है। कौन कम हो जाती है? प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है ना। यदि प्लेटलेट्स का संख्या कम हो जाए, कितने से? 50,000 से, तो 50,000 से कम हो जाता है ना भाई, ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है जब प्लेटलेट्स 50,000 से कम आ जाए। तो लिखिए प्लेट लेवल लेस देन 50,000, तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए? एडमिट इन हॉस्पिटल, तुरंत उसको भर्ती कर लेना चाहिए या करा देना चाहिए, ठीक है ना। पर प्लेट लेवल जैसे ही 20,000 आया, ठीक है, 20,000 आ गया तो ये इससे कम, प्लेटलेट लेवल 20,000 या लेस,
इससे कम हो जाए, किसे 20,000 से, ये कंडीशन है लेस। तो ये कैसी कंडीशन है, इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी कम है, ठीक है ना। और इस समय क्या हो जाता है, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग, यानी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। और 20,000 से नीचे जिसमें आ गई तो IM इंजेक्शन नहीं देना है। तो लिख लीजिए IM इंजेक्शन लिख लीजिए, नहीं देंगे, बस नहीं देंगे। अगर किसी का प्लेटलेट्स कितने से कम हो गया, 20,000 से, क्यों नहीं देंगे भाई, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना, ब्लीडिंग चांस है, इसलिए उसको नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे भाई, IM इंजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, जॉइंट जितने भी हैं उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है, यानी 20,000 पे आने पर जॉइंटों में ब्लीडिंग हो सकती है, जॉइंट में ब्लीडिंग हो सकती है, जॉइंट में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। और जॉइंट में ब्लीडिंग जो होती है उसको कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के पेशेंट जो होते हैं उनमें जॉइंटों में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। और साथ साथ में नाक से भी खून आ सकता है, नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। ये इसके चांसेज हैं। और नोज ब्लीडिंग हो गया तो उसको बिठा के उसका जो है सिर आगे करके और उसका नाक को बंद करके और बिठा देंगे उसको, ठीक है, नक्सीराना जिसको कहा जाता है। ये हो गया हमारे प्लेटलेट्स का। तो आप कहोगे सर प्लेटलेट्स चढ़ाते भी हैं क्या? बिल्कुल चढ़ाते हैं। कितना कितना चढ़ाते हैं देख लीजिए। रैंडमली यानी किसी का भी लिया और चढ़ा दिया, और एक होता है रैंडमली, एक होता है सेलेक्टली। सेलेक्टली यानी अपने कोई नज़दीकी है या उसने पहले डोनेट कर रखी है, इस तरह की कोई है तो सेलेक्टिवली हो गया, ठीक है। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है, और 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये होती है, ठीक है। अब अगर रैंडम RDP इसको कहते हैं रैंडम डोनर प्लेट, ठीक है, कोई भी आया और दे दिया, ठीक है। फिर है सिंगल डोनर प्लेट, ठीक है, रैंडम डोनर और सिंगल डोनर। और इसमें देखा जाए ये 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 50 से 70 ml, कौन, रैंडम डोनर। और ये कितना होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, इधर लिखे, 1 यूनिट बराबर ये होती है भाई 180 से 240 ml। रैंडम अलग होती है और ये जो सिंगल डोनर अलग होती है, ठीक है ना। यस, इसको सेलेक्टिव डोनर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सिंगल डोनर का दूसरा नाम है सेलेक्टिव डोनर, ठीक है। ये ज़्यादा प्रभावी है, कौन सी, सेलेक्टिव डोनर। जो सेल सेपरेटिंग मशीन से इनको निकाल के फिर उसमें चढ़ाया जाता है। ये लेस पावरफुल होती है, इसको लिख लो, लेस पावरफुल। इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसको लेस पावरफुल कहते हैं। इसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना। तो इसको लिखेंगे मोर पावरफुल,
मोर पावरफुल, ठीक है, लेस पावरफुल, मोर पावरफुल। ये जो है इस तरह की यूनिट है और इस तरह का। पॉजिटिव इफेक्ट कब आएगा? चढ़ाने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट तो इसका रहता है भाई 18 से 24 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। पॉजिटिव चढ़ाया है तो इसका प्रभाव कब आएगा? 18 से 24 आवर्स के बाद इसका पता लगेगा, हाँ इसने अपना कार्य किया है। उससे पहले इसके कार्य का पता नहीं चलेगा कि इसने काम किया या नहीं है। कितना समय लगेगा चढ़ाने में? तो भाई वो ज़रूरी है। इन्फ्यूजन टाइम कितना होना चाहिए? इन्फ्यूजन टाइम कितने समय में इसको चढ़ा देना चाहिए? भाई बहुत कम समय है, यानी 15 से 30 मिनट में इस एक यूनिट को चढ़ा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना, स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखें? स्टोरेज टेम्परेचर तो कितना रखेंगे भाई? ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और नहीं कम की, यानी लगभग हमारा जो रूम का टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, उसी पर रख लेंगे। इसके अंदर कुछ मिलाया भी जाता है क्या? भाई मिलाया जाता है इसकी लाइफ को बचाने के लिए, और वो जो कोएगुलेंट जो मिलाया जाता है उसका नाम है भाई सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट इसको मिलाया जाता है। अब सोडियम सिट्रेट इसमें मिलाया जाता है, सोडियम सिट्रेट इसमें मिलाया जाता है। किसमें? जो हमारा कौन है? प्लेटलेट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया जाता है इसको? इंस्ट्रूमेंट प्लेटलेट्स को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसका नाम होता है एजीटेटर, ठीक है, एजीटेटर। और यहाँ पर स्टोर इसको रखा जाता है, एजीटेटर में स्टोरेज, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट इसको काम में लेते हैं। कितने दिन स्टोर रख सकते हैं? वो रख सकते हैं ड्यूरेशन हम अच्छे तरीके से 8 से 11 डे तक अधिकतम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया, और इसके बाद जो है हमारा जो भी क्लास होगा आप देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको रोज़ रोज़ नई नई क्लास देते रहे। तो थोड़ा सा और पढ़ाने का था, पर अब छोड़ देते हैं आज इतना ही, ठीक है ना। प्लेटलेट्स हो ही गया। अब आपका ये सिलेबस ये मान के चलिए बहुत तेज़ी से हम जल्दी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, इतना ही ठीक है।